नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आर्थिक मोर्चे पे कहीं न कहीं सुक्खू सरकार को डगमगा रही है, क्योंकि सरकार चलाने में वित्त संसाधन जो चाहिए वो सुक्खू सरकार के पास नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। और आज हालत ये हो गई है कि 6 निगमों, बोर्डों और विभागों का वेतन आज 12 तारीख हो गई है, लेकिन वेतन नहीं दिया गया है। क्योंकि हमारी जो ट्रेज़री है वो ओवरड्राफ्ट में चल रही है और मुख्य सचिव अचानक मंत्रिमंडल को आके सूचना देते हैं कि जो ट्रेज़री है वो 1000 करोड़ के ओवरड्राफ्ट में चल रही है। तो इसलिए अब इसका कोई इंतजाम करना पड़ेगा। आनन-फानन में तुरंत कैबिनेट 800 करोड़ का लोन लेने की इजाज़त देती है, लोन लिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी 200 करोड़ अभी भी माइनस में हमारी ट्रेज़री है। यही कारण है कि हम वेतन देने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है हमारी सरकार। तो ये दिनों-दिन जो आर्थिक स्थिति है वो बदहाल होती जा रही है। कांग्रेस कहती है कि ये पिछली भाजपा सरकार जयराम ठाकुर ने चुनाव जीतने के लिए लोक-लुभानी घोषणाएँ की और देनदारियाँ जो हज़ारों करोड़ में थी, लगभग 10,000 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों के लंबित भुगतान थे वो नहीं दिए गए। वहीं 6,000 करोड़ के करीब लोक निर्माण विभाग की देनदारियाँ वो नहीं दी गई। इसके अलावा और भी बहुत सी देनदारियाँ जो पिछली सरकार वो छोड़ गई है। वहीं जयराम ठाकुर इनको कोस रहे हैं कि नहीं इनसे वित्त प्रबंधन नहीं हो रहा है, इनसे सरकार नहीं चल रही है, ये दिक्कतें हैं। वहीं केंद्र की तरफ से लोन लेने की एक लिमिट तय कर दी गई है, जबकि दबाव ये भी बढ़ रहा है कि अब इस साल करीब 11,000 करोड़ का जो कर्ज है वो लौटाना है, उसका ब्याज और मूल दोनों लौटाना है। ये भी एक दबाव है सरकार पे, यानी कि अब सरकार चलाने के लिए नहीं, कर्ज लौटाने के लिए कर्ज लेने पड़ेंगे, लेकिन वो भी एक सीमित हो गए हैं। लगभग पूरे साल में 9,000 करोड़ के करीब कर्ज ले पाएँगे, उसमें से शुरुआत कर दी गई है। तो आज हम इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ इस चर्चा में भाग ले रहे हैं पूर्व आईएएस अधिकारी के आर भारती जी हैं। कांग्रेस की तरफ से सुशांत कपरेड़ जी हमारे साथ जुड़े हैं और चेतन बरागटा जी भाजपा की तरफ से जुड़े हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से राकेश आल्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले भारती जी से जानना चाहता हूँ कि हमारी रिसीप्ट क्या है और हमारे वेतन आदि पे कितने खर्चे हैं भारती जी? जी भारती जी। प्रिय जी और सभी पैनलिस्ट को बड़ा नमस्कार मेरा। मैं आपको शायद बताया कि हमारी जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं हमारी 16,400 करोड़ के करीब रेवेन्यू प्लस कैपिटल दोनों मिला के देखिए 16,472 के करीब है। और इसमें हमारे को जो सेंट्रल ट्रांसफर होते हैं उनको सेंट्रल ट्रांसफर वो है लगभग 18,036 जिसमें 8,000 करोड़ और सेंट्रल को जो दूसरी होती है वो 652 जी। तो कुल मिला के 38,000 करोड़ होता है ना 38,000 जी। और कि हमारा जो एक्सपेंडिचर जो बजट में दिखाया गया वो 42,704 करोड़ का दिखाया गया है। तो जो माइनस हुआ है इसके 42,404 माइनस जो भी है 35,900 है, ये हमारा रेवेन्यू डेफिसिट रह जाता है 4,000। और इस तरह से जो मैंने पहले भी कहा था कि हमारा जो बजट साइज सब मिला के 53,413 करोड़ का रखा है। तो ये गैप रह ही जाता है 38,000 करोड़ और 53,000 करोड़। सारा तो बीच में जो गैप हम मीट करते रहे हैं वो इससे करते रहे, ज्यादातर लोन से दूसरी तरीके से करते रहे। तो अब जो लोन की रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी बहुत आ रही हैं तो नेचुरली हमारे पे तो बनेगा। और जैसे आप बता रहे सैलरी नहीं मिल रही है तो हो सकता है इसका जो रेवेन्यू रिसीट जो इस हिसाब से हो। जी, भारती जी को आज इंटरनेट की थोड़ी दिक्कत है, तो मैं चेतन जी आपके पास आऊँगा कि इस समय बड़ा आर्थिक संकट सरकार पे खड़ा हो गया है। हम सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, आज 12 तारीख हो गई है और हज़ारों कर्मचारी सैलरी का वेट कर रहे हैं इस समय।
उसमें आपका सबसे बड़ा जो 10,000 एम्प्लॉइज का एक है HRTC है, जो बसें चलती हैं, ये जल शक्ति विभाग के पंप ऑपरेटर हैं, वन निगम के कर्मचारी हैं, श्रम और रोजगार विभाग के वो हैं, मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल हॉस्पिटल में जो आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हैं, उनको नहीं हम दे पा रहे हैं। तो ये स्थिति अचानक खड़ी हो गई है। कहीं और वहीं पे मुझे लगता है कि अब गारंटियां जो है सरकार, वो गारंटियों की तरफ तो अब ध्यान नहीं दे पाएगी, उल्टा उसको ध्यान अब ये देना होगा कि हम इस घर का अपने जो कुनबा है इसको चलाएं कैसे अब। जी चेतन जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सबसे पहले देखिए, ये बहुत ही जिसको मैं बोलता हूँ चिंता का विषय है कि अगर लोगों की सैलरीज नहीं मिल रही हैं और जितने भी बोर्ड, निगम, कॉर्पोरेशंस हैं, अगर इनकी सैलरी नहीं मिल रही है तो बहुत ही ज्यादा, मैं जिसको बोलता हूँ, हिमाचल प्रदेश आस्ते आस्ते फाइनेंशियल मेल्टडाउन की तरफ जा रहा है। कुछ आंकड़े आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, हमारा जो टोटल बजट है, अगर हम उसको अप्रोक्सीमेशन में 100 रुपया लेते हैं, तो हमारा जो 78% है वो जी क्लियरली जो जाता है वो कमिटेड एक्सपेंडिचर की तरफ जाता है, जिसमें आपको सैलरीज देनी है, आपको पेंशन देनी है, सोशल वेलफेयर स्कीम जो पुरानी चल रही है उनको आपने करना है, और साथ ही साथ जी जो लोन है उसकी रीपेमेंट्स हैं। अब जी 78% अगर वहां पे जा रहा है तो मात्र आपके पास 22% बचता है। 22% में आपने जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स है या जो भी सरकार है, मेरे को नहीं पता वो क्या करना चाह रही है, अगर उसके लिए उनके पास बचता है। अब पूरी तरह से जिसको मैं बोलता हूँ फाइनेंशियल डिसिप्लिन ये सरकार खो चुकी है, फिजूल खर्चियों में ये लगी हुई है। मुझे नहीं समझ आया इतने छोटे स्टेट्स में इनको 6 CPS बनाने की क्या जरूरत थी। 3 हेलीकॉप्टर्स ये लोग ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं? यहाँ से हम कांग्रेस सरकार से जरूर पूछना चाहते जी हैं। धड़ल्ले से कैबिनेट रैंक्स बन रहे हैं, ठेके 1 बजे तक खुले रहेंगे, ये किस तरह का निर्णय सरकार ने लिया? स्कूल ये बंद कर रहे हैं। इससे और इनके जो बजट सेशन में इन्होंने जो खुद एक आंकड़ा दिया था, सुखविंदर सुक्खू जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने जो बजट एस्टिमेट दिया था अभी कुछ दिन पहले अपनी बजट स्पीच में, वो दिया था कम से कम 8353 करोड़ के करीब करीब वो पूरे फाइनेंशियल ईयर में वो लोन उठाएंगे, परंतु आज ही वो 7,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं 6 मंथ्स में। अगर यही औसत इनकी रही 5 साल में तो ये तो 70,000 करोड़ का लोन हमारे सिर पे छोड़कर जाएंगे। मुझे लगता है बहुत ही जिसको मैं बोलता हूँ एक विडंबना हो गई है हिमाचल प्रदेश में, और किस तरह से सरकार इन चीजों को आगे लेकर जाएगी ये तो आगे टाइम ही दिखाएगा। लेकिन सुक्खू जी का, उप मुख्यमंत्री का, मुकेश अग्निहोत्री जो कि आपके वित्त पे श्वेत पत्र तैयार कर रहे हैं, उनका ये आरोप है, एक बड़ा आरोप है आपकी जयराम पिछली सरकार पे, कि उन्होंने ना देनदारियां दी एम्प्लॉयज की, सारी देनदारियां उनको विरासत में मिली हैं, वो छोड़ गए हैं, कर्ज भी उन्होंने ज्यादा लिया है और इस कारण अब कर्ज के भुगतान के लिए हमें ये दिक्कतें सारी आ रही हैं। जी चेतन जी। मैं आपको थोड़े से आंकड़े भी क्लियर कर लूं यहाँ पे। जी जब 2012 से लेकर 17 तक इनकी सरकार रही थी, तब उस टाइम हिमाचल प्रदेश पे 29,000 करोड़ का जो लोन था वो हिमाचल प्रदेश पे था। जब वीरभद्र जी की सरकार आई, ये इसको पहुंचा दिया इन्होंने 48,000 करोड़ पे, और ये जो जंप था ये अप्रोक्सीमेटली 65% का था। जब जयराम सरकार आई, हम लोन जो पिछले 5 साल में लिया वो 71,000 करोड़ का था, और ये अप्रोक्सीमेटली 48% के करीब करीब इंक्रीज हुआ। तो सबसे ज्यादा लोन अगर लिया हो तो कांग्रेस पार्टी ने लिया। ये आंकड़े आपके सामने हैं, आप कभी भी बजट बुक खोल के देख सकते हैं। जो इनकी देनदारी थी वो हमने भी पूरी करी है। तो इस तरह से ये बार बार ये उल्टी सीधी जो ये आरोप लगा रहे हैं, तो पहले तो मुझे लगता है इनको खुद अपना जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है उसको लेकर आना चाहिए, और जो फिजूल खर्चियां उसको जी रोकना चाहिए। जो उन्होंने खुद अपने बजट में माना है कि हम 8,000 के करीब करीब का करोड़ का हम लोन लेंगे 1 साल के अंदर, अगर उसको ही अभी ब्रीच कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये जो पूरे हिमाचल के साथ ये पूरा कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वो विश्वासघात कर रही है। और मैंने आपके सामने आंकड़े रख दिए हैं। कुछ चीजें जो पीछे से आती हैं वो हमारी सरकार में भी आई है, और इनको उसको पूरा करना चाहिए। अब इनकी जो 10 गारंटियां हैं, अगर वो ही इसको उसको करने के लिए जो ये जबरदस्ती का इधर से उधर की बातें कर रहे हैं, तो ये बहुत ही जिसको मैं बोलता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। जी सुशांत जी, अभी कुछ आंकड़े रखे इन्होंने, तो मैं भी कुछ आंकड़े रखूंगा। जब वीरभद्र सिंह जी की सरकार 2012 में आई, 24,960 करोड़ का लोन पिछली भाजपा सरकार का था, और जब वो गए लगभग 47,906 करोड़ का लोन को छोड़ के गए। लोन जाहिर है उस समय ज्यादा लिया गया, लेकिन जब जयराम सरकार आई, उनको 47,906 करोड़ का लोन विरासत में मिला,
और वो जब जाते जाते लगभग 72,000 करोड़ का लोन वो भी छोड़कर गए। लेकिन उनकी जो लास्ट क्वार्टर की जो लायबिलिटीज थी, उनको पूरा करने के लिए सुक्खू सरकार को करीब लगभग 4,000 करोड़ प्लस का लोन 31 मार्च तक उठाना पड़ गया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लेके आज लगभग अब 5600 करोड़ का लोन वो ले चुके हैं। लेकिन सुशांत जी, वित्त मैनेजमेंट अब बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि कर्मचारियों को वेतन समय पर सरकार नहीं दे पा रही है। ये हालात आपको याद होगा, एक समय वीरभद्र सिंह जी की सरकार के समय में पैदा हुआ था, ट्रेजरी ओवरड्राफ्ट हुई और बार बार हुई थी। वहां हालांकि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कहीं ना कहीं संबंधों में खटास थी हाईकमान के साथ उनके, और वो हिमाचल को तब भी झेलना पड़ा था, कर्मचारी मुकर हुए थे उस समय भी। तो अब ऐसी परिस्थिति सुक्खू सरकार के सामने भी आ गई है, तो इससे सुक्खू सरकार कैसे निपटेगी? जी सुशांत जी। देखिए राजीव जी, एक चीज तो बड़ी क्लियर है, जिस दिन से हमारी कांग्रेस की सरकार बनी है, सुक्खू जी ने एक चीज पे स्ट्रेस किया है कि हमें एक रोड मैप तैयार करना है और अपने प्रदेश को फाइनेंशियली वायबल और स्ट्रांग करना है। उसी कदम में कहीं ना कहीं हमने वाटर सेस लगाने की बात की, हमने शैनन प्रोजेक्ट वापस लेने की बात की, हमने टूरिज्म को बूस्टअप करने की बात की। तो एक जो ये ग्रेजुअल जो प्रोसेस है, यही हमारे को फाइनेंशियल मेस से बाहर निकालेगा। डेफिनेटली हम ये चीज स्वीकार रहे हैं कि कहीं कुछ एक बोर्ड्स और कॉर्पोरेशंस की जो सैलरी है वो डिलेड है, लेकिन आप एक चीज ये भी तो देखिए कि उस सिस्टम को सेट करने के लिए जो प्रदेश सरकार स्टेप्स ले रही है, अभी आप खुद मान रहे हैं कि 72,000 करोड़ का डेफिसिट था, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो वो मुकेश भाई के अनुसार तो वो 85,000 करोड़ के आसपास था, बिकॉज उसमें कुछ एक चीजें थी जो नहीं मेंशन नहीं, नहीं थी। वो आगे अगर हम सिस्टम में बना के अगर मुकेश आज जी हम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जो जी बिल्कुल परिस्थिति है अभी, राजीव, लगभग 76,000 करोड़ का लोन है आज की डेट में, लगभग 76,000 करोड़ बिल्कुल का, वो बहुत बड़ा आंकड़ा दे दिया गया उनकी तरफ से। जी बिल्कुल। देखिए राजीव जी, हो सकता है फिगर्स में शायद हो सकता है मेरे से गलती हो रही हो, लेकिन एक चीज तो जी है, फाइनेंशियल डेफिसिट जो है वो पीछे से पास ऑन हो रहा है। 48,000 से हम पहुंचे 72,000 करोड़ पे। आपने कहा वीरभद्र सिंह जी की जब सरकार गई उस समय इतना था, जब जयराम जी की सरकार गई तब इतना था। आप ये भी तो देखिए पिछली देनदारियां, डीए कितना हमने लोगों का रिलीज किया, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का रिलीज किया। आज की तारीख में आपने देखा होगा, जब से ओपीएस हमने लागू किया, प्रदेश में ओपीएस लागू किया, उस दिन से आप देखिए केंद्र ने कितनी कटौती हिमाचल प्रदेश के बजट में की है। जायका की फंडिंग बंद कर दी, अन्य स्कीमों की फंडिंग 5,000 करोड़ रुपया बंद कर दिया, 4,000 करोड़ रुपया बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुक्खू जी चाह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग जो है वो प्रदेश की अपनी की जाए। अब मैं एक रिसेंट एग्जांपल आपको कोट करूंगा, हिमाचल में जो ई नंबर्स की ऑक्शनिंग स्टार्ट हुई है, वो कहीं ना कहीं एक जी स्टेप है कि किस तरीके से हम अपनी स्टेट को फाइनेंशियली स्ट्रेंथन करें। एक नंबर अभी रिसेंटली आपने भी देखा होगा 1 करोड़ रुपए का गया। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप हम ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम खर्चे कम करने की बात कर रहे हैं, तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। और उसमें एकदम से अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि 5 महीने की सरकार है और एक रिवैम्प हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा समय तो चाहिए इस चीज के लिए। लेकिन जहां तक कांग्रेस ने अपनी गारंटियों की बात की थी, ओपीएस हमने लागू किया, दूध के लिए हमारा जो रोड मैप है वो तैयार हो रहा है, गोबर के लिए अभी चेतन जी कहेंगे थोड़ी देर में कि हम गोबर को प्रोक्योर नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं जो स्टेप्स हमारे को लेने हैं वो स्टेप्स तो कांग्रेस की सरकार ले रही है। एक ग्रेजुअल प्रोसेस रहेगा, क्योंकि आपने खुद देख लिया है कि केंद्र की जो सरकार है वो हिमाचल के बजट में कटौती कर रही है। जी जी, केंद्र की सरकार हिमाचल के बजट में तो कटौती नहीं कर रही है, लेकिन उसने लोन की एक कैप लगा दी है लोन के ऊपर कि आप इससे ज्यादा लोन नहीं ले पाएंगे। जो एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट हैं, जो एडीबी के हैं, वर्ल्ड बैंक के हैं, ब्रिक्स के हैं, उन पे भी एक कैप लगाया गया, और वो कैप लगा है। फंडिंग जो आप प्रोजेक्ट बना के भेजोगे वो मिलेगी, लेकिन अपने कपरेड जी, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि गारंटी है तो बाद की बात है। जब हम हर माह वेतन देने के लिए ही हमारे हाथ पांव फूलेंगे, और दूसरी बात, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपको 10 साल में लगभग 65,000 करोड़ के करीब कर्ज लौटाना है, ये भी तय है, और उसमें आधा ब्याज है, आपका ब्याज भी बढ़ेगा। ठीक है, और इसी साल जो मैंने आंकड़ा रखा था कि जो 23-24 का जो है लगभग 11,000 करोड़ रुपया कर्ज लौटाना है, इसमें आधा ब्याज है और आधा मूल है।
तो आप कर्ज लौटाएंगे कि वेतन देंगे कि गारंटियों के तहत लोगों को सब्सिडी देंगे या वो देंगे? आपकी सरकार के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। कहीं न कहीं आप बीजेपी हाईकमान के जो केंद्र में सरकार है उसके ट्रैप में उलझ रही है आपकी सरकार। जी। देखिए डॉक्टर साहब, आपको अगर ध्यान होगा, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के समय में भी इस प्रकार का समय आया था। परिस्थिति उस जी। समय ये थी कि केंद्र में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, थोड़ा जिस प्रकार से आपने कहा कि वहां से फंडिंग रुकी। आज जिस तरह की स्थिति से हम गुजर रहे हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश प्रदेश में जिस तरीके से भाजपा की हार हुई है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक ऑपरेशन लोटस जो भाजपा चलाने का प्रयास कर रही है, एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स यहाँ पर डाल के, तो वो मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि ये पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, जहां तक ये बात रही कि किस तरीके से हम इसको बेल आउट करेंगे, अभी इनिशियल जिस लेवल पे जिस तरीके से हमने लोन को हम और पैसा लेकर इसको बाहर निकलने का प्रयास करें, एक थोड़ा समय तो हमें चाहिए, डिलीवरेंस के लिए कुछ ना कुछ समय चाहिए, बिकॉज एक कैबिनेट, हिमाचल कैबिनेट को भी डिलीवर करने के लिए समय चाहिए। जहां तक ये वेतन देने की बात आई या डीए की बात आई, वो तो मेरे विपक्ष के मित्र अच्छे तरीके से जानते हैं कि कितना बड़ा डेफिसिट पहले का है जो आगे कैरी ऑन हो रहा है। लेकिन एक चीज के बारे में हम बिल्कुल कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है, जिस तरीके से चेतन जी ने कहा कि ठेके आपने रात को 1 बजे तक खोल दिए, स्कूल बंद कर दिए गए, तो चेतन जी को मैं ये बताना ज़ाहिर है चाहूंगा, रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश है। ज़ाहिर है रेवेन्यू रेवेन्यू बढ़ा, बढ़ेगा, नेचुरली। बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि चेतन जी अभी अपनी जिस डाफी में बैठे हैं, जिस अपने होटल में बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं एक टूरिज्म को ही बूस्ट करने की पद्धति का हम कहेंगे एक भाग है। और हम व्यक्तिगत तौर पे कांग्रेस पार्टी, मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि हिमाचल में अगर हमें बूस्ट करना है तो हमें टूरिज्म बूस्ट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो हमारा लोअर हिमाचल में जिस तरीके से रिलीजियस टूरिज्म है उसको बूस्ट करके एक सर्किट क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू हिमाचल के अंदर फ्लो करे। नहीं, अभी आप टूरिज्म की बात कर रहे थे। टूरिज्म में देखो, एक इन दिनों बड़ा विवादित एक समाचार आ रहा है कि 100 बीघा में बनी हुई एक प्रॉपर्टी मात्र 1.5 करोड़ रुपए सालाना पे 16 वर्ष की लीज और एक्सटेंडेबल लीज पे दे दी गई किसी को। दी पिछली सरकार ने है, लेकिन अब वो केस इसलिए स्कैनिंग में आया कि वो लेडी पैसे नहीं दे रही है जिस जिस कंपनी को दी है। कोई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जयराम सरकार दे के गई है। अगर हम इस तरह के प्रॉपर्टी बना के और कम रेवेन्यू पे देंगे, कोई भी उसको 2-4 करोड़ रुपए सालाना लीज पे, तो कोई भी 2-3 करोड़ रुपए ले सकता था उसको, अगर लीज पे देनी थी। जाहिर होता कि मनाली के अंदर वो प्रॉपर्टी है तो उसको एचपीटीडीसी चलाता तो प्रॉफिट में भी चलती वो। इस तरह के काम अगर होते रहेंगे गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो जाहिर है नहीं बढ़ पाएगा। जी। देखिए डॉक्टर साहब, जो ये आपने मामला कहा है, ये मेरे ध्यानार्थ तो नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर समाचार मानना है पत्रों में मेरा। आया है, देखिए डॉक्टर मीडिया साहब, में बहुत जगह आया। इस चीज पे मेरा ये मानना है कि हमारे को अपना जो ये टूरिज्म का जो सेक्टर है उसको बूस्ट करने के लिए कुछ एक अच्छे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर आपको ध्यान होगा, शिमला में बैंटनी कैसल है, जिस तरीके से उसके रिवैम्पिंग की और मुकेश जी ने उसको दोबारा से स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं टूरिज्म को हम एक लोकल लेवल पे फोकस करके इकोनॉमी को बूस्ट अप करने की बात कर रहे हैं। अभी अगर आप देखें, हिमाचल में कुछ एक ऐसी वर्जन साइट्स है, ऐसी साइट्स है जहां पर टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, हमें वो तलाशनी होगी। हमें साथ ही साथ जिस तरीके से अभी सुक्खू जी ने कहा है, अगर आपको ध्यान होगा कि SJVNL, BBN, इस प्रकार के जो हाइडल प्रोजेक्ट्स है उसमें हिमाचल के एक तो स्टेक का हमारे को बात करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ हमें एक व्यवस्था ये भी जनरेट करनी पड़ेगी कि इनमें जो करोड़ों रुपया, जो कई 100 करोड़ रुपए कमाए जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं स्टेट का भी शेयर रखा जाए। बिकॉज हमारे पास अगर मैंने जिस तरीके से कहा कि हमारे पास हाइड्रो पावर, टूरिज्म, कुछ एक सेक्टर्स है जहां पर हम रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, तो हिमाचल को उस कदम पे आगे बढ़ना पड़ेगा। और जहां तक आपने जी बात प्रॉपर्टीज की बात की, और जहां जी तक डॉक्टर साहब बात आपने बात की कि हिमाचल टूरिज्म किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टीज को अगर अंडर वैल्यूएट करके करेगा, तो डेफिनेटली हम भी चाहेंगे, प्रदेश सरकार से हम भी कहेंगे कि एक बेंचमार्क रखा जाए कि किस तरीके से प्रॉपर्टीज को आपने सेल आउट करना है, कितना उसका मिनिमम वैल्यू है, और किस तरीके से जो पार्टीज डिफॉल्ट कर रही है उनसे किस प्रकार से रिकवरी की जाए। अगर आपको जी ध्यान होगा, बात एक्साइज पॉलिसी, इस बार एक्साइज पॉलिसी की अगर हम बात करें, जी जी प्रदेश में जो एक्साइज पॉलिसी में कितना बड़ा 45% का इंक्रीज हुआ है, जो पिछले 3 सालों में भाजपा की सरकार ने नहीं किया। तो आप देखिए, स्टेप्स तो ले जी रहे हैं,
45% अगर इंक्रीज हम रेवेन्यू शेयर का एक्साइज पॉलिसी में चेंज करके कर रहे हैं, तो स्टेप्स तो लिए जा रहे हैं, थोड़ा समय तो हमें भी डिलीवर करने के लिए लगेगा। स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लेकिन हमारा भारती जी की तरफ में जाता हूँ। भारती जी, आप रेवेन्यू का बता रहे थे, अपनी आमदन बता रहा था, शायद मेरे से पहले चेतन बरागटा जी ने भी बताया होगा, वो भी कह रहे थे कि मैंने आंकड़े बताए हैं। और अभी जो मेरे से पहले पैनलिस्ट बोल रहे थे, सुशील शायद है ना, सुशील जी, ये अपने आमदन के साथ साथ कैसे कैसे आमदन को बढ़ाया जाए उसके ऊपर भी चर्चा कर रहे थे। एक्चुअली ना ये जो चलता है ब्लेम, काउंटर ब्लेम वगैरह वगैरह तब चलता है क्योंकि आप हमारे पास आमदनी है नहीं और खर्चे हमारे ज्यादा हैं। तो जब भी लोकतंत्र में, आपको पता ही है, लोकतंत्र का तकाजा है कि सरकारें बदलती हैं, तो हमेशा मैंने देखा है कि जब सरकार बदलती है तो कोई व्हाइट पेपर बोलते हैं कि हम व्हाइट पेपर बनाएंगे, कोई तो कहता है, क्योंकि उसका मेन मकसद ये सोचते हैं कि हम बताएं कि पिछली सरकारों में कैसे कैसे खर्चे हुए, क्या आमदनी बढ़ी, और ताकि लोगों को, ये इनका मेन मकसद होता है। लेकिन हमारी किताबें जो है बजट की, ये मैं सोचता हूँ कि हर साल ही व्हाइट पेपर होता है। जैसे अभी बरागटा जी भी बता रहे थे कि ये हमारे बजट के 10 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम भी होता है, बजट एस्टिमेट्स होते हैं, बोर्ड कॉर्पोरेशन की स्थिति होती है, छुपा कोई कुछ सकता नहीं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, उसमें लिखा होता है कौन बोर्ड घाटे में जा रहा है, कोई कौन फायदे में जा रहा है, कुछ नहीं छुपा सकते। ये सारे व्हाइट पेपर ही होते हैं हमारे हर साल के। तो आमदन सब सामने है, खर्चा भी सबके सामने है। लेकिन ये ठीक कहा कारपोरेट साहब ने कि हमें अपने आमदन के जो जरिए हैं वो बढ़ाना पड़ेंगे, और उसके लिए उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए। अभी मैं बताऊं कि क्या होता है गवर्नमेंट के साथ साथ, जैसे रेवेन्यू की बात कर रहे थे, शायद ठेकों की बात कर रहे थे कि हमने आके ऑक्शन किया तो उससे इनकम बढ़ गई, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो पिछली सरकार आई थी उन्होंने भी यही किया था। फिर बाद में क्या होता है कि एक बन जाता है, तो सारे लोग आपके पास आ जाते हैं, ठेकेदार, कि सर आपने एक साल के लिए दिया तो आई वायबिलिटी, व्यापारी वर्ग पहुंच जाता है और वो चीजें फिर बंद हो जाती हैं। 4 साल शुरू में इन्होंने किया था, शुरू में इन्होंने किया था, नहीं हुई। तो इसलिए क्या होता है, सेकंड थर्ड ईयर में जाके ना थोड़ा सा गवर्नमेंट मॉडिफाई हो जाती है, और वो कहती है कि चलो पिछले में इंक्रीज करके 10% 20% इंक्रीज करके उनको दे देते हैं, क्योंकि उनकी भी वायबिलिटी नहीं बनती। अब इस सरकार को भी आएगा, जब ये सेकंड ईयर आएगा, थर्ड ईयर आएगी, तो नए सिरे से ऑक्शन करें हर साल, एक तरीका ये है। तो ये कोशिश तो हो रही है, इसमें मैं ये नहीं कहूँ कि कोशिश करनी चाहिए हमें। और जैसे मैं बता रहा था उत्तराखंड का, मैं देख रहा था कि टूरिज्म सेक्टर से वो हमारे से ज्यादा कमा रहे हैं। हो सकता है उनके 4 धाम वगैरह, बद्री धाम वगैरह और हरिद्वार, दूसरे जो रिलीजियस प्लेसेस जो हमारे से ज्यादा वो हैं, जो क्या वो कहते हैं पॉपुलर। हेलो जी बोलिए सर। हेलो बोलिए। तो जो हमारे, तो मैं पिछली बार भी चर्चा की थी, हमारे जैसे हाइड्रो पावर है, हाइड्रो पावर में जो रॉयल्टी की बात करते हैं कि पहले भी प्रावधान है। आपका चेहरा छिप गया है, जरा बुक को नीचे कर लीजिए, बुक। हाँ जी आप दिख रहा है जी। मैं ये मैं ये देखा 12% रॉयल्टी की बात करते हैं। मैंने कहा इसको बढ़ाने, मैंने माननीय मुख्यमंत्री के मुंह से सुना भी है कि उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि 12% से बढ़ाकर कहीं 15% या 15 से भी ज्यादा, जिनकी जो बाहर आ गए हैं, है ना, अपने प्रोजेक्ट कॉस्ट से बाहर आ गए हैं और फ्री हो गए हैं, तो उनसे हमारी जो फ्री पावर है वो ज्यादा मिलनी चाहिए। ये तो सोर्स ही हो सकता है, वाटर सेस तो हो सकता है लिटिगेशन में जाए या चला गया है, तो वो वाला तो पोर्शन। बाकी जो दूसरी हमारी माइंस, मिनरल्स, फॉरेस्ट में देख रहा था, सारी आमदन बना, मैं आपको बताता हूँ, आपके आंकड़े बताए भी होंगे, 1 मिनट में बताता हूँ कि हमारी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज से 6,263 रुपए आते हैं। मैं सिर्फ मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये तो आ रहा है, लेकिन हमारा जो गैप है अभी, हमारा टैक्स, नॉन टैक्स और ग्रांटेड एड कितना रेवेन्यू है, और हमारा गैप कितना है? गैप हमारा लगभग ना, इन्होंने जो दिखाया सारे कागजों में, वो तो रहता है 51,000 तो 2,000 दिखाया है, लेकिन जो कुल मिला के हमारा गैप, हाँ इतना ही है, 10,000 करोड़ के करीब दिखाया है इन्होंने। जबकि ये जब बजट वर्ष क्लोज होता है तब तक ये दुगना हो जाता है, हमेशा ये दुगना हो जाता है, क्योंकि जो ये एस्टिमेट्स ही होते हैं ना, ये
ये जी, बीच जी। में बढ़ता है। फिर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स इसलिए तो आती हैं क्योंकि वो जी। एस्टिमेट्स के मुताबिक खर्चा नहीं होता, बढ़ जाता है और उसको फिर हम दोबारा विधानसभा में जाते हैं उसको पास करवाने के लिए। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स हर जी। साल आती हैं और ये जी, रिवाइज्ड जी। एस्टिमेट्स जब आएँगे ना लास्ट के तो बढ़ जाते हैं। जी, जी। जी, आस्था इसमें जी जुड़े हैं आमदनी हमारे और साथ। हाँ जी, आस्था जी। जी को ले लो। जी, आस्था जी। आस्था जी, आज फाइनेंशियल हालत इतनी खराब हो गई है कि हम वेतन नहीं दे पा रहे हैं और लोन की वापसी जो हमें इस साल 11,000 करोड़ के करीब करनी है और हम पे कैप लग गया है कि हम 9,000 से कम का कर्जा पूरे साल में ले सकते हैं। तो ना हम लोन दे पाएँगे, ना हम ये कर पाएँगे। हमारी स्थिति बहुत खराब हो रही है। ये कहीं न कहीं पॉलिटिशियन की भी गलती है और उन अधिकारियों की भी गलती है कि जो पॉलिटिशियन को सही तरीके से गाइड नहीं करते आए हैं, पिछली सरकारों में भी और वर्तमान सरकारों में भी। इनके बारे में आपकी क्या राय है आज तक? चमन जी? देखिए मुझे तो आपकी बहुत ज़्यादा इको आ रही है। आप मेरी बात सुन पा रहे हैं क्या? जी, सुन रहा हूँ। जी। बोलिए। अगर एक दूसरे पे देखिए आरोप प्रत्यारोप लगाने से तो कुछ इसका सॉल्यूशन तो होगा नहीं। ये तो सबको मालूम है कि प्रॉब्लम तो है। अब ये इसको आइडेंटिफाई अगर करेंगे तो काफी पीछे आपको जाना पड़ेगा। ये तो जो भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही है उन्होंने तो लोन को ही सबसे आसान रास्ता चुना है। कभी किसी ने ये नहीं देखा है कि हमारी जो जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जहां-जहां से आ रहा है तो उन सेक्टर्स को थोड़ा बढ़ाया जाए या जो लूप है, होल्स हैं या गैप्स हैं जहां पर ये उनको बंद किया जाए। आपको मैं एक छोटा-सा आंकड़ा देता हूँ सरकारों और सरकार की जो बेफजूली का। आप किसी भी एक छोटे से छोटे ऑफिस में जाइए, लाखों रुपए के इन्होंने रेनोवेशन में ऑफिस में उसमें खर्चा कर लिया है, अननेसेसरी, जिसमें कोई जरूरत नहीं थी। एलईडीज लगा रखे हैं। मैं कुछ दिन पहले एक एसडीओ साहब के ऑफिस गया था, तो जी। मुझे लगता है वहां पे 42 इंच की एक एलईडी लगी हुई, आराम से टीवी चल रहे हैं, उसका कोई जरूरत नहीं। लाखों रुपया उन्होंने पैनलिंग से लेकर के फर्नीचर से लेकर के उसके रेनोवेशन पे लगाए। तो जी, हमको जगह-जगह छोटे से वुडन काम पैनलिंग शुरू हो रही करना है। पड़ेगा बिल्कुल। और जी। जो तो डेफिशिट है वो तो सबको पता है कि मान लीजिए 72,000 ये बोल रहे हैं, लेकिन जो लास्ट क्वार्टर की देनदारियां थी वो भी देनी है। और पिछले जैसे आपने पिछले उसमें भी हम लोगों ने चर्चा की 6,000 करोड़ तो अभी कॉन्ट्रैक्टर्स का भी खड़ा है, वो भी एक सरकार बिल्कुल। की लाइबिलिटीज है। और आप जी। कब तक कटोरा लेकर के बार बार मांगते रहेंगे केंद्र सरकारों से और आप फिर बोलेंगे कि हमारी क्योंकि केंद्र में सरकार नहीं है तो इसलिए हमको वो नहीं दे रही है। भारती जी? जी, जी। हाँ जी, आप करिए कंटिन्यू। हाँ, मैं ये बता रहा था आपको कि जी। ये चलता ही रहेगा। देखो सिलसिला पहले भी मैं आपको बताऊं ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन कई बार आई है। ये शांता जी। कुमार जी के टाइम में भी जी। ब भारती जी, आवाज़ की दिक्कत आ रही है। हेलो, हाँ जी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। आवाज आ रही है बोलिए। भक्ति जी? हाँ, हाँ, पहले नहीं आ रही थी, अब बताइए। हाँ, मैं ये बता रहा था कि ये स्थिति शांता जी। हाँ, शांता लगभग कुमार जी सभी के समय सरकारों भी। में आई है। हाँ, जी। शांता कुमार जी की मैं बात कर रहा था कि कुछ लोगों ने बताया कि जी फाइनेंस सेक्रेटरी गए कि ट्रेजरी बंद होने वाली है। तो बोले कोई बात जी। नहीं, होने दो 1-2 दिन 3 दिन पता लगेगा लोगों की हमारी स्थिति ये है। और जी। ये वस्तुस्थिति से कभी हम कई बार बात करते रहे, कई बार बात होती थी कि हमें अपना पे कमीशन अपना पे जी, कमीशन जी। बढ़ाना चाहिए, हमें अपने हिसाब से खर्चा करना चाहिए, जितनी हमारी चादर है उतनी पसारनी चाहिए। और कई बार इसको डाला भी गया, लेकिन हमारे मुलाजिमों की तरफ से भी आता था कि कई बार तो पे स्केल के लिए तो हम पंजाब से जुड़ जाते थे, पेंशन के लिए शायद हम सेंटर के मान रहे हैं, तो डिफरेंट जी। तरीके से होता रहा। जब तक हम अपने पे स्केल्स नहीं बनाएँगे, अपने खर्चों को नहीं हम मॉडरेट कर सकते। और जो फिजूल खर्च की बात कर रहे हैं, पीछे आपके अखबारों में आया था और मैंने इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा, एक बोर्ड ऑफ इनको भी सोचने की आवश्यकता है कि जी। चेतन जी, आप करिए कंटिन्यू। मैं क्विकली बस अपना एक 3 पॉइंट्स आपके सामने जी। रखना चाहता हूँ। दो दो मेरे प्रश्न कांग्रेस पार्टी से हैं।
पहला प्रश्न मेरा ये है कि जो आरबीआई की पेमेंट 30 को या मंथ एंड में आपने देनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारा ओवरड्राफ्ट और जो बाकी इंस्टॉलमेंट्स है वो हमारे को रिलीज हो सके, क्या वो कांग्रेस पार्टी की सरकार उसको कर पाएगी? पहला क्वेश्चन। दूसरा, हमारे को यहाँ से कांग्रेस पार्टी की सरकार ये बताए कि जो सैलरी यूजली जो 5, 6, 7 तक आ जाती थी कॉर्पोरेशन और बोर्ड्स में, वो कब आएगी? और तीसरा मेरा सवाल नहीं, मैं सिर्फ यहाँ से एक चीज जो कंफ्यूजन कांग्रेस के प्रवक्ता ने फैलाई है वो मैं जरा क्लियर कर लूं। एक फॉर्मूला होता है जीडीपी का, जैसे हमारा 2 लाख करोड़ के करीब करीब का हमारा जीडीपी है हिमाचल प्रदेश का, उसका एक कोफिशिएंट का जो लोन है वो पूरे हिंदुस्तान में आरबीआई उसको एक फॉर्मूला बनाती है और उसके हिसाब से ही वो पेमेंट करती है। तो वो हिमाचल के लिए कोई कटौती नहीं की गई, वो फॉर्मूला पूरे देश भर के लिए लगाया गया है। तो मेरे 2 सवाल का ये जरूर आंसर दे, आरबीआई की पेमेंट आप इस मंथ एंड पे करेंगे कि नहीं करेंगे? और दूसरा, सैलरी आप कब दे रहे हैं? जी सुशांत जी, लोन कैसे चुकाएंगे आप आरबीआई के? और कर्ज तो आपको अब बहुत कम मिलेंगे, तो कैसे चलेगी सरकार? जी देखिए सर, जिस तरीके से भारती जी ने भी कहा कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको कोई टच नहीं करना चाह रहा है। हमें कहीं ना कहीं अपने रिसोर्सेस को मोबिलाइज करना पड़ेगा। हमारी जीडीपी में, चेतन जी नेशनल जीडीपी की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताया कि हिमाचल की जीडीपी में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किस चीज का है? एग्रीकल्चर का है, हॉर्टिकल्चर का है। हम उस सेक्शन को 2 लाख करोड़ बोला तो मैंने हिमाचल सर्विस सेक्टर का जीडीपी में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। राजीव भाई, चेतन जी ने कहा राष्ट्रीय स्तर की बात, मैं तो प्रदेश स्तर की बात कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में अगर आप बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को हमें सस्टेन करना पड़ेगा। हमें अपनी हाइड्रो जो इकोनॉमिक है उसको सुधारना पड़ेगा। हमें टूरिज्म को सुधारना पड़ेगा। अगर आज आप चेतन जी ये कहते हैं कि आप सैलरी कब रिलीज करेंगे, देखिए एक ये ऐसा एस्पेक्ट है जो सब लोगों को मैटर करता है। आपके लिए मैटर नहीं करता होगा, लेकिन उन परिवारों के लिए डेफिनेटली मैटर करता है जिनको सैलरी जानी है। तो उस चीज के लिए प्रदेश की जो सरकार है वो वचनबद्ध है और जल्दी से जल्दी उनकी सैलरी रिलीज होगी। जहां तक आरबीआई के पैसे देने की बात है कि वो कब किया जाएगा, एक पद्धति है, एक तरीका है। जरूरी नहीं है, अभी हमारे पास फाइनेंशियल कंडीशन अभी अब नहीं है कि हम इस महीने ना दे पाए, तो नहीं दे पाएंगे तो नेक्स्ट मंथ करेंगे। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें 30th को ही देना है। बट द थिंग इज दिस कि व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच वी आर टेकिंग टू स्ट्रेंथन आवर इकोनॉमी। हमें कहीं ना कहीं स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेने पड़ेंगे, स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे। आप कह रहे हैं 3 चॉपर किराए पे ले रहे हैं, मुझे तो 1 चॉपर भी चलता हुआ बड़ा कम दिखाई देता है। मुख्यमंत्री की तो मुझे मैक्सिमम विजिट्स बाय रोड दिख रही है, एक्सेप्ट फार फ्लंग एरियाज के। मैंने उन्हें शताब्दी में ट्रैवल करते हुए देख रहा हूं, मैं उन्हें बाय उनकी जो मूवमेंट हो रही है वो बाय रोड हो रही है, उनकी जो मूवमेंट दूसरे प्रदेशों के लिए हो रही है वो सिंपल इकोनॉमी क्लास में हो रही है। तो कटौती की जो प्रोसेस है वो मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से की है। अगर आप मुकेश अग्निहोत्री जी की बात करें तो जिस तरीके से वो अपने डिपार्टमेंट्स को रिवैम्प कर रहे हैं, जिस तरीके से वो इकोनॉमिक फंडिंग की बात करें, सीपीएस को सैक करो सबको, कटौती के अगर आपने चलो वो मामला तो माननीय न्यायालय के अधीन है, वो तो न्यायालय का फैसला आएगा। देखिए चेतन जी, जो मामला कोर्ट के विचाराधीन है उसमें ना आप कोई टिप्पणी करें ना मैं कोई टिप्पणी करूं, बिकॉज जुडिशियल प्रोसेस में है वो, कहीं ना कहीं इट विल कम टू एन एंडिंग, बिकॉज आप भी उस चीज का कहीं ना कहीं पार्ट रहे हैं। सीपीएस की जहां तक सैकिंग की आप बात कर रहे हैं, मुख्य सचेतक के पोस्ट भी तो भाजपा के समय में जनरेट किए गए, कांग्रेस के समय तो नहीं जनरेट किए गए। आज अगर चेयरमैन पिछली सरकार में बनाए गए तो कांग्रेस की सरकार में भी बनाए जा रहे हैं। ये जो ब्लेम गेम है इसको पास ऑन करने की जगह, जिस तरीके से अस्था जी ने कहा कि हमें एक पॉजिटिव स्टेप आगे के लिए लेना है कि किस तरीके से हम अपनी जीडीपी को मजबूत करें। मैं आज क्यों कह रहा हूं कि जीडीपी में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हिमाचल के, मैं ब्लेम गेम नहीं कर रहा हूं, पर आस्था जी बोल रहे थे कि वो किसी एसडीओ के उनके गए थे, परंतु अरविंद केजरीवाल के जो आस्था जी ने कहा है कि भवनों पे बहुत खर्च हो रहा है, सब कुछ ये चीजें कहीं ना कहीं तो है। जी, तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि वित्तीय संकट हिमाचल में बढ़ता जा रहा है। हम कई निगमों, बोर्डों और विभागों में वेतन 12 तारीख तक आज नहीं दे पाए हैं। हमारी ट्रेजरी ओवरड्राफ्ट है और जो आय के संसाधन है, सुक्खू सरकार ने एक बहुत बड़े स्टेप लिए इस बार बजट में। उन्होंने वाटर सेस लगाया, उन्होंने मिल्क सेस लगाया, सब कुछ लगाया, लेकिन वाटर सेस कहीं ना कहीं केंद्र ने उसको अटका दिया है उस मामले को, और केंद्र का जो पत्र आया है उसके बाद वो मामला अटका हुआ लग रहा है और मुझे नहीं लगता कि ये मामला जल्दी से सॉल्व होगा।
तो वित्तीय संकट और ना बढ़े, इसके लिए हमें अपने खर्चे कम करने होंगे, क्योंकि हमारा जो फंडिंग गैप है बहुत ज्यादा है और अब हमें 11,000 करोड़ के करीब इस साल कर्ज भी लौटाना है इस वित्तीय वर्ष में, और जबकि हम लोन ले पाएंगे लगभग मैक्सिमम 9,000 करोड़ तक का, तो हम कर्ज लौटाएंगे कि ये फंडिंग गैप जो बीच में है उसको दूर करेंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या, विकट समस्या खड़ी हो गई है हिमाचल के आगे, क्योंकि हिमाचल एक एम्प्लॉय स्टेट है और वेलफेयर स्टेट है। हर घर से लगभग कोई ना कोई सरकारी रोजगार में लगा हुआ है, तो घर चलते हैं। हॉर्टिकल्चर है थोड़ा बहुत, और एक टूरिज्म सेक्टर है और एक हाइड्रो, यही पोटेंशियल है हिमाचल प्रदेश का। लेकिन वित्त संकट अगर इसी प्रकार चलता रहा तो गवर्नमेंट को चलाना भी मुश्किल होगा, और वहीं जो कांग्रेस ने जो गारंटियां दे रखी हैं उनको पूरा कर पाना भी मुश्किल होगा। आप सबने इस चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं।